हाँ जी, आज हम बाइनोमियल थ्योरम के जो जनवरी अटेम्प्ट में आपके पीवाईक्यूज़ आए थे, वो डिस्कस करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और जिन लोगों का मैथ्स वीक है, उनको भी इस चैप्टर को तो करना ही चाहिए क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसका क्वेश्चन बना ले जाते हैं लोग। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ मतलब एक तो आपको x की पावर 499 और x की पावर 500 का कोएफिशिएंट निकालना है, इस बड़े से एक्सप्रेशन में। तो अगर आप अपनी थोड़ी-सी बुद्धि चलाएँगे तो आपको दिखेगा अगर आपकी ऑब्जर्विंग स्किल्स अच्छी है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए मैंने क्या किया x अपॉन 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ गए हैं तो भी x अपॉन 1 प्लस एक्स से आपने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में ये है क्या एक जीपी। तो सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये क्या है एक जीपी जिसका कॉमन रेशियो ये है। ऐसे क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुके हैं आपके मेंस में जिनमें कॉमन रेशियो ये है तो ये तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दिखना चाहिए। इसके बाद क्योंकि इंडिविजुअली निकालने जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा इसलिए अब क्योंकि ये जीपी है तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स की पावर 1 से लेके 1000 तक जा रही है तो 1000 तो ये हो गई और यहाँ साफ-साफ दिख रहा होगा x की पावर 0 पे मल्टीप्लाइड है। तो 0 से लेके 1000 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें आधे लोगों को डाउट होगा। तो 0 प्लस 1 से लेके 1000 तक तो ये तो हो गई 1000 टर्म्स और ये तो कितनी टर्म्स हो गई 1001। ठीक है जी। तो अब जीपी का सम का फॉर्मूला सभी को आता है तो यहाँ पुट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स की पावर 1000 कॉमन रेशियो की वैल्यू ये रही फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू बस कुछ नहीं करना और ये नहीं आ रहा है बेटा इस स्टेज पे तो दिक्कत वाली बात है अगर तुम पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देख रहे हो तो। ठीक है जी। इसके बाद बेसिक सा पेन चलाओ है ना, थोड़ी सी मजदूरी करो कैलकुलेशन करो बेसिक सी बहुत सिंपल सी। तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे एलसीएम वगैरह लेके फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा इस माइनस को ऊपर भेज दोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक जो गंदा सा एक्सप्रेशन था उसके बाद यहाँ तक पहुंचना बहुत आसान था। बस आइडेंटिफाई करना था जीपी है बाद में तो फॉर्मूला लगाया है। ठीक है जी। अब आपको x की पावर 499 का कोएफिशिएंट निकालना था तो देखो साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ से तो आएगा नहीं, यहीं से आएगा। अब ये बात आपको पहले भी बताई गई है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर r का कोएफिशिएंट क्या होता है एनसीआर होता है। जिनको नहीं दिख रहा है वो इसकी जनरल टर्म लिखेंगे तो इसकी जनरल टर्म क्या होती है एनसीआर x टू द पावर r। तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा यही तो होगा एनसीआर। ठीक है जी। तो यहाँ से x की पावर क्या चाहिए आपको 499 तो r की वैल्यू ये हो गई n की वैल्यू ये हो गई तो एनसीआर ये हो गया है ना। जनरल टर्म लिखो जिसको नहीं आ रहा है जनरल टर्म लिख के देखो आ जाएगा तुरंत चमक जाएगा। x की पावर 500 का कोफिशिएंट ये हो जाएगा। इन दोनों के सम के बात की गई थी। यहाँ पहुंचने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रॉपर्टी पता हो। इस प्रॉपर्टी का जेईई मेंस बहुत बार यूज कर रहा है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। अगर जिन्होंने अप्रैल अटेम्प्ट वाला वीडियो देखा है उनको भी पता होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यहाँ दोनों जगह एन क्या होना चाहिए सेम और आर में कितने का डिफरेंस होना चाहिए एक का। तो होगा क्या कि ये तो एक से बढ़ जाएगा और इन दोनों में से जो बड़ा वाला होगा वो इधर आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखें तो देखो एन की वैल्यू तो सेम है और यहाँ आर में एक बड़ा है, एक का डिफरेंस है बस इससे एक बड़ा ये है। तो होगा क्या इसमें एक बढ़ जाएगा और इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ नहीं किया बस वो बेसिक सी प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया। अब ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था तो मैंने लगाया एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर तो यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे होगा ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी। क्या बोल रहा है कि एस जो है वो ऐसा ऐसा कुछ है अप टू 13 टर्म्स। ठीक है। तो एस निकालना है बेसिकली सबसे पहले एस निकालोगे तभी तो प्रोसीड करोगे आगे। तो देखो अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ अगर मैं 23 और 3 का सम देखूं कितना बन रहा है 26, 5 और 21 का सम देखूं 26। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 26 नहीं बन रहा है तो 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 फैक्टोरियल 1 ही तो होता है। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया अब यहाँ देखो बुद्धि चलाओ सम कितना है 26 26 26। तो मैंने क्या आया मेरे दिमाग में कि मैंने 26 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सर ऐसा क्यों किया तो देखो करोगे तो समझ आएगा कि क्या फायदा हो रहा है इससे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा तभी तो किया है ऐसा। ऐसा कर दिया तो 26 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसके बाद ये बनेगा। अब ये देखने के बाद आपको चमकना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये 26C1 ही तो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हो 26 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस 25 फैक्टोरियल तो यही तो लिखा हुआ है। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है 26C3 ये क्या लिखा हुआ है 26C5 और ये क्या लिखा हुआ है 26C25 ये लिखा हुआ है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम क्या होता है 2 टू द पावर n।
और केवल ऑड वाले हैं तो 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है, या फिर सारे इवन वाले हैं तो क्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछा जाए आपसे तो वो कितना होता है 2 टू द पावर n। सारे ऑड होंगे तो 2 टू द पावर n माइनस 1, और सारे अगर इवन होंगे, सारे इधर क्या है, सारे ये वाले ऑड है, तो इनका सम कितना होगा 2 टू द पावर n माइनस 1, और n की वैल्यू यहाँ क्या है 26। समझ में आ रहा होगा? तो ये बन जाएगा 2 टू दी पावर 25। समझ गए होंगे? तो यहाँ से हमने s की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ पुट कर देंगे s की वैल्यू। तो जैसे ही s की वैल्यू पुट कर दोगे ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ तुम्हें इससे कंपेयर करना है, तो एक चीज अगर तुम नोटिस करो हल्की सी, क्या कि यहाँ केवल 2 की पावर आ रहा है ऊपर, तो मेरे को कुछ भी करके इस 13 को एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, एक 2 इसको दे दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ सोचा कैसे जाता है। तो अगर मैंने यहाँ से एक 2 उठा के इसको दे दिया तो क्या ये 26 बन जाएगा, है ना? तो यहाँ बनेगा 2 की पावर 24, और ये 26/26 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा अब 26 इंटू 25 फैक्टोरियल। ये वाला स्टेप भी अच्छा स्टेप है, क्योंकि आपको यहाँ केवल 2 की पावर बनाना है, तो इस 13 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और नीचे 26 फैक्टोरियल है, ऊपर अगर 26 बन जाए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए होंगे? तो ये बनेगा 26 इंटू 25 का फैक्टोरियल, वो कैंसिल होकर 1/25 फैक्टोरियल। अब आप कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से k भी आ गया, n भी आ गया, तो k प्लस n भी आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत, इसको जरूर रिपीट करें। यहाँ ये ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट था कि सम 26 है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर ये वाला स्टेप तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद तो ये आप बना ले जाते। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आप ये ऑब्जर्व कर पाए कि इनका सम क्या है 26, है ना? यहाँ 1 फैक्टोरियल लिख के नहीं देगा वो आपको, ये खुद सोचना पड़ेगा। आ गया होगा समझ? आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और टफ भी है कंपैरेटिवली। मतलब लेंथी है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, कंसेप्ट वाइज कुछ भी नया नहीं है, बट लेंथी बहुत है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि x का कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में इतना है, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो दोनों क्या है 0। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करने का मन कर रहा होगा कि इस वाली पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस पूरी टर्म को इससे कर देंगे, ऐसे अलग अलग। तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, ये तो स्टेप चमक गया होगा। इसके बाद उसने क्या बोला कि x का कोफिशिएंट क्या है ये, तो इस कंडीशन को यूज कर देते हैं, जैसा बोलता जा रहा है वैसा करते जाते हैं। तो अगर x का कोफिशिएंट ये है, अब सोचो x का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ से आएगा इन तीनों टर्म्स में से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा तब x बनेगा x की पावर माइनस 1। तो क्या यहाँ से x की पावर माइनस 1 आ सकता है? नहीं। तो यहाँ से तो कोई x का कोफिशिएंट आएगा नहीं। और यहाँ से अगर सोचो, यहाँ x की पावर 1 है तो x की पावर 0 होना चाहिए इधर से। यहाँ इस वाली टर्म्स में से x की पावर 0 आएगा, तभी तो ये x बनेगा। अब यहाँ से x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकाल लो, तो जिनको जनरल टर्म डायरेक्ट दिखता है उनको ये 26c0 दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? 26c0 और माइनस 2x टू दी पावर 0, क्योंकि x की पावर क्या चाहिए 0, तो r को क्या पुट करोगे 0। ये डायरेक्ट दिखना चाहिए यार, 1 प्लस एक्स की पावर n जैसा ही तो है ये। तो यहाँ क्या होता है कि जो तुम्हें x की पावर चाहिए वही तो r को पुट करते हो। जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 48 है। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे x की पावर इसके एक्सपेंशन में, या फिर 1 प्लस 3x ले लो तुम समझने के लिए, इस तरह से ले लिया मैंने कुछ भी। अब मेरे को यहाँ x की पावर क्या चाहिए 3 का कोफिशिएंट चाहिए, तो r की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, अगर यहाँ 1 है तो करोगे या नहीं? तभी तो x की पावर 3 बनेगा, तो 48c3 और 3x का होल क्यूब, यही तो होगी इसकी जनरल टर्म। समझ पा रहे हो? तो x की पावर क्या चाहिए 0, तो r को 0 पुट करोगे तो यहाँ से 26c0 बनेगा, वो कितना होता है 1, तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा b। सिमिलरली अब समझा चुका हूं मैं। तो यहाँ से देखो x चाहिए, तो ये तो यहाँ से क्या चाहिए, अब x की पावर 1 आएगा तभी तो x बनेगा, यहाँ तो है नहीं। तो यहाँ से तुम्हें क्या चाहिए x की पावर 1, तो जो x की पावर चाहिए वही r की वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1 पुट करोगे। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो इसकी जनरल टर्म लिखें प्रॉपर, क्या होगी 26cr माइनस 2x टू दी पावर r। अब क्या चाहिए x की पावर, दोबारा लिख लो 26cr, कुछ गरीब बच्चे डेफिनेटली होंगे। तो यहाँ से देखो x की पावर क्या चाहिए तुम्हें 1, तो r को क्या पुट करोगे 1, तो r को 1 पुट कर दो, ये कोफिशिएंट हो जाएगा, तो -2 इंटू 26c1। तो ये साफ साफ दिख जाएगा माइनस का 52। तो ये आपके क्या आ गए x के कोफिशिएंट, ये उसने क्या बोला -56 है। ये आ रही है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अभी तक केवल एक इक्वेशन बनी है। आगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से देखो क्या चाहिए तुम्हें, यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स की पावर 0 चाहिए यहाँ से। अब देखो एक्स की पावर 0 के लिए आर को क्या पुट करोगे 0, बता चुका हूँ, तो 26c0, तो यहाँ से डायरेक्ट ए आ जाएगा, क्योंकि वो 1 होता है ना। ऐसा समझो जब ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा तभी तो ये बनेगा, तो यहाँ से ए आ गया।
एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बनाना है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स की पावर 1 चाहिए, तो आर को क्या पुट करोगे 1, तो ये क्या बनेगा 26c1 इंटू -2। तो 26c1 इंटू -2 जहाँ यहाँ से निकाला था ना हमने, इसमें एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट, तो वो यहाँ पुट कर दिया। ये बी को मत भूलना, ठीक है, तो यहाँ बी आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट देखो, यहाँ क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, पूरा एक्स स्क्वायर यहीं से चाहिए, तो आर को क्या पुट करोगे 2, तो क्या बनेगा 26c2 और -2x⁴, तो ये 2 की पावर 2 4 इंटू 26c2 बनेगा, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब 26c2 को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये पार्ट मेरा नहीं है, आप खुद सॉल्व करें, यहाँ तक बड़ी आसानी से आप पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ से आपको एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए, यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, और यहाँ से आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए एक्स क्यूब का। तो देखो जो चाहिए वो पुट करते जाओ, जैसे एक्स क्यूब का चाहिए तो आर को यहाँ क्या पुट करोगे 3, 3 पुट कर दिया, तो ये वाला टर्म आ गया। यहाँ से तुम्हें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, तो आर को क्या पुट करोगे 2, तो ये अभी हमने कैलकुलेट किया था 1300 आया था, और ये बी यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से क्या चाहिए तुम्हें एक्स चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी एक्स क्यूब बनाना है, तो ये 26c1 इंटू 2 आ जाएगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, आपको इन तीनों की वैल्यू चाहिए, तीनों कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन वाला पार्ट अपना स्ट्रांग रखें। तो डेफिनेटली ये वाला जो क्वेश्चन था ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी इतनी सिंपल नहीं है, तो लेंदी बोल सकते हो तुम इसको। बाकी वैसे ये सब अब डायरेक्ट दिखना चाहिए स्टेज पे, कि यहाँ से अगर मेरे को एक्स की पावर 20 का कोफिशिएंट भी चाहिएगा, तो मैं आर को क्या पुट करूंगा 20। सिंपल है ना, समझ पा रहे हो। तो लेंदी है ये थोड़ा सा क्वेश्चन, बाकी कुछ खास नहीं है, जिनको जनरल टर्म दिखती है उनके लिए ईजी ही है, बस लेंदी है। आगे बढ़ते हैं। तो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है अगेन। अब यहाँ अगर आप इसके जनरल टर्म लिखें, तो देखो एनसीआर लिख देते हैं इसको, एन क्यू 100 लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज होता जा रहा है, तो इसको आर लिख देते हैं, और जो यहाँ है उससे एक ज्यादा नीचे है, देख पा रहे होंगे बड़े प्यार से। तो अगर ये आर है, तो ये क्या है R+1, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है 50 से लेके 100 तक, तो क्या आप इसकी जनरल टर्म लिख पाते हैं, ठीक है सर लिख दी। अब यहाँ समेशन में वेरिएबल क्या है आर, इस टाइप के क्वेश्चन समेशन में किए जाते हैं। तो इस टाइप में एक अप्रोच होती है कि कुछ भी करके अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, कि अगर मैं कुछ भी करके इसको एलिमिनेट कर दूं, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका इंटीग्रेशन वाला होता है, बट वो कई बार नहीं स्ट्राइक करता है, तो मुझे बेटर क्या लगता है कि यहाँ समेशन का वेरिएबल आर है, तो अगर मैं कुछ भी करके आर को एलिमिनेट कर दूं, तो मेरा काम इस पे समेशन लगाना आसान होता है, क्योंकि ये तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का समेशन है ना। तो मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ। अब कैसे एलिमिनेट करोगे, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि यूज होती है। जैसे एनसीआर को आप क्या लिखते हैं, n/r n-1 cr-1, मतलब इन दोनों में से एक एक निकाल लेते हैं और कम करके लिख देते हैं। जैसे अगर मैंने बोला 10c3 है, तो 10/3 और एक एक कम करके लिखोगे, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया उस प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने, NCR इक्वल्स टू n/r n-1 cr-1। अब क्योंकि यहाँ नीचे r+1 दिख रहा है, तो मेरे को हिंट लगा कि अब की बार मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n+1/r+1, और दोनों में से एक एक कम करके लिखोगे तो NCR बनेगा। इधर n+1 था ही, तो उसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे। अब ये चीज तुम्हें प्रैक्टिस से, जो समेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएगी, क्या कि NCR/r+1 को जब हम रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ आ जाता है n+1, और यहाँ दोनों में एक एक बढ़ जाता है, और ये आ जाता है। अब ये चीजें याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है तुम्हें, ये कैलकुलेशन से अपने आप हो जाएंगी। जैसे मेरे दिमाग में आया कि नीचे r+1 है, तो यहाँ मेरे को r+1 चाहिए, तो यहाँ मैं n+1 ले लूंगा, और वो प्रॉपर्टी लगा दूंगा कि ये एक एक बार आ जाएगा, और एक एक क्या हो जाएगा कम। जैसे कि मैंने बताया था कि 10c3 है, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो 10/3 9c2, एग्जाम्पल के लिए देख लो। तो n+1/r+1, ये एक एक बार निकाल दो, और फिर इनमें से एक एक कम करके लिख दो। समझ गए होंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखो इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको नीचे ले जाओ। तो ये करने से फायदा क्या हुआ, समझो कि फायदा क्या हुआ। तो फायदा ये हुआ कि यहाँ पे आर एलिमिनेट हो गया ना। अब जब तुम इसको, इस चीज को जब इससे रिप्लेस कर दोगे, तो कर दिया रिप्लेस मैंने, इस वाली चीज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ एन की वैल्यू 100 है, तो ये 101 cr+1 हो गया, नीचे 101 हो गया। अब क्योंकि ये देखो ये कांस्टेंट है, क्योंकि समेशन तो आर पे था, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर फेंक दिया। अब समेशन अप्लाई कर दिया आर की वैल्यू पुट करके, तो ये बन जाएगा। अब बस मेरे को क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसके लिए मैंने NCR इक्वल्स टू NC n-r लगा दिया।
ठीक है, तो पूरा लिख के बता दिया है मैंने। तो ये यहाँ तक ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, एन सी एन इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है जी। तो जब आप लगा लेंगे ये, तो ये क्या बनेगा 101 सी 0। ठीक है, सिमिलरली ये क्या बनेगा 101 सी 50। अब इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को। तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर रखी है कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का 0 से लेके 101 तक अगर वो पूछता तो सम क्या होता है 2 की पावर 101। अब यहाँ मैंने एनसीआर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर लगाना चालू कर दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो यहाँ बन रहा है, जो यहाँ तक बन रहा है, वही यहाँ तक बन रहा है। तो अगर ये x बोल दिया जाए इसको, जो तुम्हें फाइंड करना है, अगर ये x है तो ये पूरा क्या है 2x। आ रहा होगा यार समझ, जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की है उनको। कुछ नहीं करना, बस एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है, तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या है एक्स, और एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर 100। तो ये पुट कर दो इधर, इसका सम निकाल लेना। अब ये आधा ही तो है सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का। करके देखना इस तरह से। पेन चलाओ, थोड़ा सा बुद्धि भी चलाओ, आएगा समझ, क्यों नहीं आएगा, है ना। समझ गए होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जनवरी वाले अटेम्प्ट में मैंने देखा, अप्रैल वाले सवाल तो बहुत आसान थे बाइनोमियल के, बट जनवरी वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक अच्छा सा सवाल है। बस इसमें फायदा क्या है कि ये जो हमें पता है वही बता रहा है कि एनसीआर एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट होता है इसके एक्सपेंशन में, ये बताओ, ये तो पता है हमें। अब ये जो है ये पीएन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले इस गंदे से एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो ये कर पाओगे। पीएन पता चलेगा तभी तो पी टू एन पता चलेगा। तो सबसे पहले पीएन निकालना पड़ेगा यहाँ से। अब देखो समेशन की फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे तो चैलेंज क्या होता है, जनरल टर्म लिखना, बट उसने यहाँ जनरल टर्म डायरेक्ट दे रखी है ना, ये nth टर्म है। तो हम rth टर्म पे अगर समेशन लगाना चाहते हैं तो n की जगह r रख दो, तो यही तो जनरल टर्म है। तो r पे अगर मैं समेशन लगा रहा हूँ तो n जहां जहां है वहां क्या रख दो, r रख दो। तो तुम्हें क्या मिल गई, जनरल टर्म मिल गई। तो ये क्या है इसकी जनरल टर्म। तो कहाँ से चालू हो रही है, nc 0 से, मतलब r को 0 पुट करो। तो जैसे ही r को 0 पुट करोगे तुम्हें पता चल जाएगा ये मिल जाएगा, r को 1 पुट करोगे ये मिल जाएगा। तो मतलब जनरल टर्म देख के उसने थोड़ा सा क्या कर दिया, आसान कर दिया काम, यहां तक पहुंच गए। अब मैंने बताया कि जहां भी मैं समेशन में आर देखता हूँ नीचे की तरफ, तो मेरा मन करता है इसको एलिमिनेट कर दूं। तो जो चीज पहले बताई गई थी, सेम चीज कि एन सी आर अपॉन आर प्लस वन को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो ये बनेगा। एक बार और बता देता हूँ आया कैसे। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी यूज की गई, तो ये एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, और यहाँ एन सी आर बचा, तो देखो ये करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ गए होंगे, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है जी। तो ये इसके बराबर होगा। अब देखो इस चीज को हमें रिप्लेस करना है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब ये n प्लस वन तो कांस्टेंट हो गया, इसको मैंने बाहर फेंक दिया। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है पिछली बार वाले की तरह, बस हल्का सा ट्विस्ट है। ये यहां तक पहुंच जाओगे अब। ठीक है। अब किस पे समेशन बचा, इसको जब बाहर फेंक चुके हो तो इस पे बचा। अब देखो एक चीज बताना मेरे को कि अगर मैं बोलूँ 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेशन एन सी आर एक्स टू द पावर आर, मतलब जो इधर होता है वो इधर होता है। अब यहाँ आर प्लस वन है और यहाँ आर है, तो ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, देखो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा इंट्यूशन डेवलप कैसे होगा। कि जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1 + x की पावर n को आप क्या लिखते हैं, समेशन एन सी आर एक्स टू द पावर आर, यही लिखते हैं ना, कि जो यहाँ है वही यहाँ है। तो यहाँ अब की बार आर प्लस वन है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी पावर में भी मैं आर प्लस वन बना लूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये -2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये बन गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे एन सी आर -2 की पावर आर की जगह बस अब यही तो लिखा हुआ है n+1 सी आर प्लस वन -2 की पावर आर प्लस वन। तो सेम सी चीज है बिल्कुल, जो यहाँ है वो यही है, n की जगह n+1 है। तो अगर ये 1 + x की पावर n होता था तो अब क्या हो जाएगा 1 + x की पावर n+1, और x की जगह क्या है -2। तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है ये क्या बन जाएगी, 1 - x टू दी पावर कितना, n+1। समझ गए होंगे। और x की वैल्यू अब की बार क्या है -2। तो इसको आपको सॉल्व करना है बस। अब एक चीज और नोटिस करेंगे कि जब r 0 है, जब r 0 है, तो r 0 है तो ये 1 से चालू होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट तो आ नहीं पाएंगे। अरे समझ पा रहे हो ना। जैसे आप 1 + x टू दी पावर n जब लिखते हो तो यहाँ NCR आता है ना, और समेशन r इक्वल टू 0 से लेके n तक चलता है। तो जब 0 पुट करते हो इधर 0 आता है। ध्यान से सुनेंगे जिन्होंने थोड़ी मेहनत की, अच्छा क्वेश्चन है। तो NC 0 से चालू होता है ना वो,
अब ये 1 से चालू हो रहा है, पुट करके देखो इधर r को 0, तो 0 वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो मिसिंग है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप डील करते हैं कि जब 0 वाला मिसिंग होता है तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़, ये चीज़ लिखी हुई है 1 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 माइनस ये 0 वाली चीज़। तो ये 0 वाली चीज़ क्या बनेगी? 1 बनेगी। समझ गए होंगे यार, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, समझ गए होंगे। तो ये कितना बनेगा? -1 की पावर कितना? ये बन गया आपका Pn। ठीक है? इसको सॉल्व करना, इसको ट्राई करना समझने का, आ जाएगा समझ। कुछ नहीं है ये यही तो है 1 माइनस 2 की पावर कितना? n प्लस 1। बस इसमें एक टर्म मिसिंग है, वो 0 वाला, तो उसको अलग से सब्ट्रैक्ट करना, और वो जो 0 वाला टर्म आपने अलग से सब्ट्रैक्ट किया है, इसकी वैल्यू क्या है? 1। ठीक है जी? तो ये आ गया आपके पास Pn। तो अगर आपके पास Pn आ गया, तो अब P2n चाहिए तो क्या करोगे? जहाँ-जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ n की जगह क्या रख दो? 2n। जैसे ही n की जगह 2n रखोगे यहाँ पहुँच जाओगे। इसके बाद में ये बन गया आपका P2n सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि -1 की पावर और क्या होगा? -1। तो ये -2 इंटू -1, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके ये बच जाएगा। अब वो इसके रेसिप्रोकल का समेशन पूछ रहा था। तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। अब इसका समेशन तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला पार्ट है, जो कि बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसमें बाइनोमियल का कोई रोल नहीं है। ये पता है ना सिग्मा 1 क्या होता है? n होता है, अगर n इक्वल्स टू 1 से लेके n तक समेशन जा रहा है तो। समझ पा रहे होंगे ना? तो ये 1 कितनी बार ऐड हो रहा है? इसका मतलब ये है कि 1 25 बार ऐड हो रहा है, तो 25 आ गया, और ये फ़ॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, और n की वैल्यू कितनी है? 25 पुट कर दी। कैलकुलेशन है, मज़दूरी है, वो आप खुद करेंगे। तो मेन जो स्टेप था, वो सबसे पहला, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो उसने जनरल टर्म दे रखी थी, तो आधा काम तो उसने मेरा आसान कर दिया। इसके बाद क्योंकि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाई, तो ये चमकना चाहिए कि r+1 को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि समेशन का वेरिएबल क्या है? r, तो उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया प्रॉपर्टी लगा के। अब ये वाली प्रॉपर्टी भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये याद करना नहीं है, हो जाता है अपने आप। जब आप ऐसे सीरीज़ वाले समेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हो जाता है। तो जब आप इसको इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको बाहर फेंक दिया, फिर ये बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि एनसीआर होता है, तब x की पावर r, तो जो इधर है वही इधर है। अब इधर r+1 है, तो इधर भी r+1 बना लो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। फिर उसके बाद में इसको खोल दिया। तब आपको दिखेगा कि बस वो 0 वाला टर्म मिसिंग है, क्योंकि r0 पुट करने पे क्या आ रहा है? 1 से चालू हो रहा है ये तो। तो ये वाला टर्म मिसिंग है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया। इसके बाद तो बस n की जगह क्या रखा? 2n, और रेसिप्रोकल करके समेशन ले लिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप लोग खुद से रिपीट करें। ठीक है जी? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था, इससे ऊपर वाला ये तो कंसेप्चुअल नहीं है, ये लेंथी क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको बहुत अच्छे से डील करें, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको, इस तरह से। अब आपको ये बताना है कि ये 7 से डिविजिबल है, और इसका इंटीग्रल पार्ट एक ऑड नंबर है, तो बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 में मैंने क्या किया, क्योंकि ये 7 से मेरे को देखना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो ये 7 प्लस 1 लिख सकता हूँ इसको, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 21 माइनस 1, क्योंकि 7 से देखना है। तो 21 किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है, और यहाँ 7 प्लस 1 लिख दिया, तो प्लस 1 माइनस 1 वाला चक्कर है। तो इन दोनों को एक साथ क्लब कर लिया, इन दोनों को एक साथ क्लब कर लिया। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 28 माइनस 3 लिख देता हूँ, और ये तो 3 है ही, तो -3 + 3 वाला चक्कर है। तो एक बार इन दोनों को क्लब कर दो, और एक बार इन दोनों को क्लब कर दो। आ गया होगा समझ? तो मैंने क्लब कर दिया। क्यों क्लब किया, एक बार और देख लो। इसको मैं 21 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और ये 7 प्लस 1 है, तो -1 + 1 वाली चीज़ें हैं, और यहाँ पे -3 + 3 वाली चीज़ें हैं। आ गया होगा समझ? तो बस कुछ नहीं किया, टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। उसके बाद 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो अब 7 से ये तो डिविजिबल है, तो एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर x + y की पावर n लिखा है, और ये x से डिविजिबल है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? y की पावर n ही बचेगा। कैसे? इसको एक बार आप एक्सपेंड करिए, x + y की पावर n, और ये गिवन है कि x + y की पावर n, रुक जाइए मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ, x + y की पावर n इज़ डिविजिबल बाई x। ये गिवन है आपको कि x से वो डिविजिबल है। तो यहाँ से देखो, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या बनेगा? nc0 x टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस, ये इस तरह से चलता जाएगा। nc, हाँ, n-1
एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर n माइनस 1 प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर कितना 0 और वाई टू द पावर n, ये बनेगा इसका एक्सपेंशन। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये x से डिविजिबल है, तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये पूरा टर्म तो एक इंटीजर बनेगा x से डिविजिबल, ये बचेगा केवल, तो यही तो बोला मैंने। ये 1 हो गया तो y की पावर n ही तो बचा रिमाइंडर, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बनेगा, अरे ये तो डिविजिबल है तो केवल -1 की पावर 13 बनेगा रिमाइंडर। यहाँ से क्या बनेगा, 1 की पावर 13 बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 से तो डिविजिबल है। यहाँ -3 की पावर 13 और 3 की पावर 13, -1 की पावर 13 का मतलब -1 प्लस 1, ये 0 हो गया, ये ऑड है पावर तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आ जाएगी, तो ये भी 0 हो गया। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या ये डिविजिबल है, तो होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको, मैंने ये एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, ये बताना है कि ये क्या होगा, एक ऑड नंबर। यार यहाँ से अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने बोला ये x से डिविजिबल है, तो अगर मैंने इसका बाइनोमियल एक्सपेंड करके आपको बता दिया, वैसे तो ये ट्रिक की तरह भी देख सकते हो कि ये तो 7 से डिविजिबल है, यहाँ से कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो सारा रिमाइंडर केवल यहीं से बचेगा। ठीक है, समझ गए होंगे, अब तो समझ गए। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑड नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड अप्रोच है फिर से इन क्वेश्चंस का। तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, लेंथी क्वेश्चन है, पहला पार्ट लेंथी नहीं है, दूसरा पार्ट हल्का सा लेंथी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो क्वांटिटी है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ 7 माइनस 4√3, अब ये √3 क्या होता है, 1.732 समथिंग कुछ होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में आएगी, कौन सी, 7 माइनस 4√3। ठीक है, कॉन्जुगेट वाली। तो इसको मैंने बोला कि ये कोई नंबर है, तो ये कोई नंबर रहा होगा, इसमें कुछ इंटीग्रल पार्ट रहा होगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट रहा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होता है, ये हम जानते हैं। मैंने इसका कॉन्जुगेट लिखा। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस की ये स्टैंडर्ड अप्रोच होती है कि आप कॉन्जुगेट करते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो मैंने इसका कॉन्जुगेट लिखा। अब क्योंकि ये 7 माइनस 4√3 जो है ये क्या रहा होगा, एक फ्रैक्शनल नंबर रहा होगा। मैंने बताया आपको भी ये 0 से 1 होगा। सोचो इसको 4 इंटू 1.7 करके देखो, तो ये 6.9 समथिंग कुछ बनेगा। तो ये 0 से 1 के बीच में है, तो क्या मैं इसको एफ डैश बोल सकता हूँ कोई 0 से 1 के बीच में? बिल्कुल बोल सकते हो सर। अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो इर्रेशनल वाली टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की है उनको हिंट लग रहा होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली, है ना? तो ये 0.1 समथिंग है, तो मैंने इसको एफ डैश बोला, ये क्वांटिटी 0 से 1। फिर हो क्या रहा है कि मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने का फ़ायदा क्या है कि जो इर्रेशनल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होने लगेंगी, कैंसल होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐड हो गया। इसको जब ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ केवल कौन से बचेंगे, इवन वाले बचेंगे, 0 2, क्योंकि ऑड वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये क्या है, एक इंटीजर, और क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाइड है, अब ये तो पता है ना यार ये इंटीजर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इसको सॉल्व खुद करना है ना, अब ये आना चाहिए आप लोगों को सॉल्व करना कि ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, इधर दिख रहा होगा। करके बताऊं क्या ये भी? जैसे 25C1, इसका जो अगला वाला टर्म बनेगा 25C1, वो लिख के बताता हूँ। तो 7 की पावर क्या बनेगा, 24, 4√3 की पावर 1। और यहाँ ये जब ऐड कर रहे हो तो ये कितना बनेगा, उसका नेगेटिव बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। ये खुद करना है यार कुछ। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा। अब ये है क्या बेसिकली, ये ये इंटीजर ही तो है पूरा। अरे सॉल्व करो इसको, इंटीजर ही तो आएगा कुछ ये, मतलब एक्चुअली सॉल्व नहीं करना, इंटीजर आएगा ना यार। देखो इर्रेशनल टर्म्स तो कैंसिल हो गई, इर्रेशनल टर्म की पावर क्या है, स्क्वायर। इवन है पावर, तो इवन पावर होगी तो वो इर्रेशनल थोड़ी रहेगा। तो अब ये क्या बन चुका है, एक इंटीजर। तभी तो हमने इसके कॉन्जुगेट से ऐड किया, तभी तो फायदा हुआ। आ गया होगा समझ। तो ये क्या है, एक इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर है। अब इसकी वैल्यू देखो एफ प्लस एफ डैश, क्योंकि एफ भी 0 से 1 होता है और एफ डैश भी 0 से 1 है। दोनों को ऐड कर दिया, पॉजिटिव क्वांटिटीज है, दोनों कर दो ऐड। तो ये क्या जा रहा है, 0 से 2। अब ये एक इंटीजर है और इसमें मैंने कुछ ऐड किया 0 से 2 के बीच की क्वांटिटी, और वो वापस से क्या आ गया, इंटीजर। तो क्या ये डेफिनेटली इंटीजर होना चाहिए? क्योंकि इंटीजर में अगर आप इंटीजर ऐड नहीं करेंगे तो इंटीजर कैसे आ जाएगा? तो ये क्वांटिटी इंटीजर होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 0 से 2 के बीच में। तो अगर ये 0 से 2 के बीच का इंटीजर है तो ये क्या रहा होगा, सोचो। तो अगर ये 0 से 2 के बीच का इंटीजर है तो इसको 1 ही तो होना पड़ेगा।
क्योंकि 0 पे भी ओपन है, 2 पे भी ओपन है, ये इंक्लूडेड तो है नहीं ना, समझ पा रहे हो? इंक्लूडेड तो नहीं है, तो 1 होना पड़ेगा इसको, और ये अगर 1 है तो इवन इंटीजर में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ऑड। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है? ऑड। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट सही। तो डेफिनेटली जो आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसमें बाइनोमियल के क्वेश्चंस काफी लेंथी हैं, काफी अच्छे हैं, कुछ तो मतलब स्टैंडर्ड हैं। जैसे अब ये वाले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अप्रोच होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं, कॉन्जुगेट करके ऐड कर देते हैं। फिर ये रिमाइंडर वाला था, ये तो खैर खास नहीं था इतना। ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग रिपीट करें, अच्छा क्वेश्चन था। फिर ये वाला भी ठीक था, और ये वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन खुद से करें, कैलकुलेशन टफ थी इस क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट में तो कुछ खास बात नहीं थी। बाकी ये वाले क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी है। तो अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं बाइनोमियल के। फिर यहाँ भी आपको चमकना चाहिए कि 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, 26 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं डेफिनिटली ये। ठीक है जी?